अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आवाज़ आ रही है बेटा आप लोगों को? हेलो, आवाज़ आ रही है बेटा आप लोगों को? अच्छा। सो आज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री था, हमने लास्ट क्लास में आई थिंक कहाँ तक पढ़ लिया था? लास्ट क्लास में आपने क्या टॉपिक पढ़ा था बेटा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में? जी जरा देख कर बताइएगा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या टॉपिक पढ़ा था आपने लास्ट? स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स पढ़ा था। ठीक है, आज हम नर्स्ट इक्वेशन पढ़ेंगे इसके अंदर। ये आपका लास्ट टॉपिक है। अब उसमें देखें, मेरे पास दो ऑप्शन है। वो ये कि आज मैं आपको P5 करा दूं या P4 से रिलेटेड नस्ट इक्वेशन पढ़ाऊं, क्योंकि कल भी आपकी ऑनलाइन क्लास ही है, ठीक है, स्केड्यूल के हिसाब से। तो क्या बेहतर समझते हैं आप लोग? वेडनेसडे के लिए आपको वेट करना है फॉर P4, या अभी इन दो कंसेक्यूटिव क्लास में आपने P5 करना है? जी आई थिंक 19 बच्चे हैं क्लास में, तो सब लोग ज़रा पार्टिसिपेट कर लें ताकि अपनी पढ़ाई की आप ओनरशिप ले सकें थोड़ी सी। ठीक है, मेजॉरिटी स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि हम जो P4 में पढ़ रहे थे उसी को कंटिन्यू कर लेते हैं। लेट्स कंटिन्यू विद नर्स्ट इक्वेशन। बेटा जो मैं नोट्स यहाँ पर लिख रहा हूँ ना, वो आप लोग भी साथ साथ कॉपी करो अपने लेक्चर कॉपी में ना, ताकि जब आप स्कूल आए तो आपके पास यहीं से कंटिन्यूएशन हो और हमारा ये टाइम वेस्ट ना हो। सो गिव दी हेडिंग सबसे पहले नर्स्ट इक्वेशन। इस इक्वेशन का मकसद ये है कि अगर आप एक बीकर में किसी भी आयन की कंसंट्रेशन 1 मोलर नहीं रखते, तो उससे आपका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है ना, वो स्टैंडर्ड नहीं रहता। ठीक है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के लिए कंसंट्रेशन 1 मोलर होना जरूरी है। आपको मैं डायग्राम से ये बात समझाता हूँ। फर्स्ट करें कि आपने एक स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, कंपेयर्ड के आपने एक सिर्फ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। इन दोनों में फर्क क्या है? इन दोनों में फर्क ये है कि अगर आपके पास एक वोल्ट मीटर है और वोल्ट मीटर के इस तरफ आपने स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लगाया हुआ है, ये काम आप इन दोनों में कर देंगे। ठीक है,
उसके बाद उसके इस तरफ आप कोई भी इलेक्ट्रोड लगाते हैं, फर्स्ट करें आप कॉपर इलेक्ट्रोड लगाते हैं यहाँ पे, और यहाँ पर उसको पुट करते हैं कॉपर आयन में। अगर वो 1 मोलर कॉपर आयन है, 1 मोलर कॉपर 2+ एक्वस है, तो ये स्टैंडर्ड कंडीशन होगी, और यहाँ जो वोल्टेज अपीयर होगा वो 0.34 वोल्ट्स होगा, जो कि इस पॉइंट का पोटेंशियल कहलाएगा, क्योंकि यहाँ तो वैल्यू 0.00 वोल्ट्स होगी। ठीक है, यहाँ पे भी 0.0 वोल्ट्स होगी। आपने यहाँ पर भी कॉपर सिलेक्ट किया है, पर यहाँ जो आपने कंसंट्रेशन कॉपर की सिलेक्ट की है ना, आयन की, कॉपर 2+ एक्वस आयन की जो कंसंट्रेशन सिलेक्ट की है, 1 मोलर नहीं है, इट कुड बी एनी वैल्यू, इट कुड बी 2 मोलर, इट कुड बी 0.5 मोलर, इट मस्ट बी अदर देन 1 मोलर, मतलब 1 मोलर से ज्यादा या 1 मोलर से कम कोई वैल्यू होगी, 1 मोलर वैल्यू नहीं होगी। तो फिर यहाँ वैल्यू डिफरेंट होगी, वोल्ट मीटर में जो यहाँ वैल्यू होगी ना, दैट विल बी डिफरेंट, इट विल नॉट बी 0.04 वैल्यू, वो मुख्तलिफ हो जाएगी। उसे हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नहीं कहेंगे, उसको ई नॉट कहेंगे, यानी कि जैसे इसको हम कहते हैं ई नॉट, ठीक है, दिस इज वी कॉल्ड ई नॉट, उसको हम बस ई बोलते हैं। तो उसको कैलकुलेट करने के लिए हमें हर दफा एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं है, बताने का मकसद ये नर्स्ट इक्वेशन बेसिकली allows you, nernst equation allows you to find electrode potential under non-standard conditions. Theoretically, यानी कि आपको कोई जाकर लैब में ये प्रैक्टिकल परफॉर्म करके देखने की जरूरत नहीं है कि कॉपर इलेक्ट्रोड को अगर हम कॉपर आयन में प्लेस करेंगे जिसकी कंसंट्रेशन 1 मोलर से ज्यादा होगी या कम होगी तो वैल्यू क्या आएगी। ये काम आप एक पीस ऑफ पेपर पे कर सकते हैं और वही सही वैल्यू होगी बाय यूजिंग द नर्स्ट इक्वेशन। ये नर्स्ट इक्वेशन का मकसद है, ये आपको इस तरह फैसिलिटेट करती है। ठीक है, पहले उस सब बच्चे बताएंगे, ओपनिंग रिमार्क्स आपको क्लियर है कि नर्स्ट इक्वेशन आपको कहाँ फैसिलिटेशन प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, गुड। सो अब हम नर्स्ट इक्वेशन को यूटिलाइज करेंगे। नर्स्ट इक्वेशन जो है वो ये है, ई इलेक्ट्रोड is equals to E naught plus RT over ZF 2.303 log of the oxidized form over reduced form। ठीक है, इसके अंदर, इस इक्वेशन के अंदर ई इलेक्ट्रोड जो है दैट इज योर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अंडर नॉन स्टैंडर्ड कंडीशंस। जिसका सब्जेक्ट है वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है अंडर नॉन स्टैंडर्ड कंडीशंस। नेक्स्ट जो वैल्यू है ई नॉट, वो आप सबको पता है, वो उसी इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा। R is gas constant 8.314, T is your absolute temperature
Kelvin. Z is your number of electrons in the electrode reaction. F is your Faraday's constant. नाइन सिक्स फाइव डबल जीरो, ये जरा कॉपी कर लें पहले। ये आपकी नेक्स्ट इक्वेशन है। ये कॉपी करने के बाद ओके लिख दीजिएगा चैट में, तो फिर मैं आगे बताऊंगा। इनका टेस्ट आज है, राइट? यस, because the students on Saturday told me it's on Monday. So Wednesday. It must be like 4. मैं वही कह रहा हूँ। हाँ, तो it's 4 to 5, right? After my class, yeah, good time. So you say you must keep it 3 to 4, okay? Okay, miss. So, काफी बच्चों ने इसको कॉपी कर लिया। अब होता ये है कि इसके अंदर इलेक्ट्रोड की जो वैल्यू है वो दो वेरिएबल्स पे डिपेंड करती है। इसके अंदर मैं वेरिएबल्स को जरा रेड कलर से अंडरलाइन सर्कल कर रहा हूँ। यू कैन वेरी टेम्परेचर, टेम्परेचर इज अ वेरिएबल, R is a constant, Faraday's is a constant, E naught is a constant. Constants को मैं जरा पर्पल कलर से सर्कल कर रहा हूँ। दिस इज कांस्टेंट, यू कैन नॉट चेंज दिस वैल्यू, ये स्टैंडर्ड वैल्यू है। R is a constant, Z is a constant, Faraday's value is a constant, ठीक है? This term is constant. The only variables we have in the equation जिससे electrode value भी change होगी is temperature and concentration. So basically Nernst equation जो है, it allows you not only to calculate the effect of changing the concentration on E electrode, कि अगर आपके पास एक electrode reaction है उसमें आप concentration change करें तो electrode value किस तरह change हो जाएगी, बल्कि it also allows you to calculate कि अगर आप concentrations को change ना करें सिर्फ और पहले temperature को कम ज़्यादा करें केल्विन में, उससे भी electrode value change होगी। वो भी आप calculate कर सकते हैं, बट हमारे एग्जाम्स में आज तक टेम्परेचर का इफेक्ट नहीं आया है। और ऑब्वियसली सिलेबस में जो नर्स्ट इक्वेशन लिखी हुई है वो एट 298 केल्विन वाली लिखी हुई है। अगर आप इसी इक्वेशन को एट 298 लिखेंगे ना तो इक्वेशन चेंज हो जाएगी। मैं आपको समझाता हूँ। अगर आप इस इक्वेशन को लिखते हैं एट 298 केल्विन तो ये इक्वेशन आपकी हो जाएगी E इलेक्ट्रोड इज इक्वल्स टू E नॉट प्लस R की जगह मैं उसकी वैल्यू डाल रहा हूँ 8.314, टेम्परेचर की वैल्यू जगह मैं वैल्यू लिख रहा हूँ 298 ओवर Z, ये तो डिपेंड करता है कि कौन सा इलेक्ट्रोड रिएक्शन उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनटू फैराडे कांस्टेंट मैं लिख रहा हूँ 96500 इनटू 2.303
log of oxidized form over log of reduced form. So अगर मैं ग्रीन कलर से जिन चीजों को क्रॉप कर रहा हूँ इन सब को अभी आप सॉल्व करें कैलकुलेटर में डालकर 8.314 को 298 से मल्टीप्लाई करें, फिर 2.303 से मल्टीप्लाई करें और डिवाइड करें 96500 से, तो ये इक्वेशन सिंप्लीफाई होकर बन जाएगी E इलेक्ट्रोड इज इक्वल्स टू E नॉट प्लस 0.059 ओवर Z, यानी कि ये सारी वैल्यूज इसमें कन्वर्ट हो जाएंगी 0.059 log of oxidized form over reduced form. हमारे पास ये जो मैंने ग्रीन कलर से इक्वेशन लिखी है, ये इक्वेशन जो है ना, ये हमारे पास आती है पास्ट पेपर्स के अंदर और ये इक्वेशन हमारे पास सिलेबस के अंदर है। ऑफिशियली सिलेबस में जो मेंशन्ड है वो यही है। ठीक है, तो जितने क्वेश्चन सॉल्व होते हैं वो इस इक्वेशन से सॉल्व होते हैं, यानी कि वो अज्यूम कर रहे होते हैं कि रिएक्शंस 298 केल्विन पर हो रहे हैं। पर अगर कभी आपके टाइम में कोई क्वेश्चन आए जिसमें टेम्परेचर 298 ना हो तो आप इस इक्वेशन को, सिंप्लीफाइड इक्वेशन को यूज नहीं कर सकते, आपको फुल फॉर्मेट यूज करना पड़ेगा, ये वाला। ठीक है, अभी जरा इसको कॉपी कर लें। ओके, सो अब हम इसको यूज करेंगे नर्स इक्वेशन को। ठीक है, चलिए, तो अब इसके ऊपर क्वेश्चंस ये आते हैं कि दो तरह के सवालात होते हैं इसके ऊपर, एक होता है क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट और एक है क्वालिटेटिव। तो अगर हम इसकी क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट की बात करें तो उसके अंदर कुछ इस तरह के सवाल आते हैं। मैं चाहूंगा कि मैं आपको ये बुक से ही दिखाऊं तो आपको बेहतर समझ में आएगा। क्वालिटेटिव एस्पेक्ट मैं अपनी तरफ से आपको समझाता हूँ अभी थोड़ी देर में। हमारा आज का टॉपिक ये है, हाउ डू द वैल्यूज ऑफ ई नॉट वैल्यू वेरीज विद आयन कंसेंट्रेशन, किस तरह वेरी करती हैं। ठीक है, ये हमारा आज का टॉपिक है। इसके लिए वी हैव नर्स्ड इक्वेशन विद अस।
सही है। तो ये नर्स इक्वेशन है। इसके लिए क्वेश्चंस आपके पास इस तरीके से आएंगे, आप बेहतर इस क्वेश्चन को समझ भी लें और सो कॉपी भी कर लें। सो मैं आपको असिस्ट कर रहा हूँ क्वेश्चन समझने में, ज़्यादा कोई मुश्किल सिनेरियो नहीं है। इसमें उन्होंने कहा है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब इन्होंने स्टैंडर्ड का वर्ड यूज नहीं किया है, although they are giving the standard temperature, क्योंकि they have mentioned 298 Kelvin, so we can use the simplified version of the Nernst equation, not the whole version of the copper electrode that has the concentration of copper ions as this much। अब इन्होंने copper ion की concentration 0.001 कर दी, काफी कम कर दी है, और उसका E नॉट जो था वो 0.034 वोल्ट था। अब आप सबको पता है कि ये जो है ना, ये नर्स्ट इक्वेशन है सिंप्लीफाइड एट 298 केल्विन, ये होती है एट 298 केल्विन। अब अगर आप एक नोट करें बात, तो एंड में आना था log ऑफ ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म डिवाइडेड बाय log ऑफ रिड्यूस्ड फॉर्म, जबकि इन्होंने सिर्फ log ऑफ कॉपर 2+ लिखा हुआ है। उसकी वजह यह है कि ये जो इन्होंने इलेक्ट्रोड रिएक्शन आपको दिया है, ये इसमें आपके पास इक्वेशन ये बनती है कॉपर 2+ एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स रिवर्सिबली फॉर्मिंग कॉपर सॉलिड। अभी जो लेफ्ट पे ये वाला सब्सटेंस है, दिस इज योर ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म एंड दिस इज योर रिड्यूस्ड फॉर्म, ठीक है। अब इन दोनों में से जो रिड्यूस्ड फॉर्म है, इट इज अ सॉलिड, रिड्यूस्ड फॉर्म इज अ सॉलिड, और सॉलिड की कंसंट्रेशन नहीं होती है, ठीक है। अब क्योंकि सॉलिड की कंसंट्रेशन नहीं होती है, इसलिए आप रिड्यूस फॉर्म मेंशन नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, और आप सिर्फ कॉपर ऑक्सीडाइज फॉर्म मेंशन कर रहे हैं, क्योंकि वो ऑक्सीडाइज फॉर्म जो है वो एक्वस है, ऑक्सीडाइज फॉर्म इज एक्वस। तो व्हाट दे हैव सिंपली डन है, इसके इलेक्ट्रोड रिएक्शन में अगर आप देखें, यहाँ पर मैं ग्रीन कलर से सर्कल कर रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन्स कितने इन्वॉल्व हैं, 2। तो ये जो 2 है ना, ये Z की वैल्यू होती है, ये Z की वैल्यू होती है, इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व इन द इलेक्ट्रोड रिएक्शन, ये यहाँ से आते हैं Z की वैल्यू। तो इन्होंने क्या किया है कि ई नॉट की जगह 0.34 रखा है, 0.059 को 2 से डिवाइड किया है। 2 कहाँ से आया है मैंने आपको बताया, ये वाली वैल्यू है 2। लॉग ऑफ कॉपर कंसेंट्रेशन कर दिया, तो इनके बाद नई वैल्यू निकल आई है, ठीक है। ये कैलकुलेशन सबको समझ में आई? सर ऑक्सीडाइज अपॉन रिड्यूस्ड ये 0.001 कंसंट्रेशन है, इसके इक्वल। क्या बेटा कुछ समझ नहीं आया? सर ये ऑक्सीडाइज अपॉन रिड्यूस है ना सर, तो ये जो कंसंट्रेशन दी हुई है, ये इसी से आई है, ऑक्सीडाइज अपॉन रिड्यूस से। जी जी जी, 0.001 आपके ऑक्सीडाइज फॉर्म की कंसंट्रेशन है ना, कॉपर 2+ ऑक्सीडाइज फॉर्म है ना। कोई और सवाल किसी बच्चे का बेटा? अच्छा, मैं चाहूंगा कि ये आप अपने नोट्स में इसलिए कॉपी कर लें, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक तो ये आपको सिखा रहा है कि इसको क्वांटिटेटिवली कैसे करते हैं अगर वैल्यू आ जाए, तो यहाँ से यहाँ तक वो आपको सब सिखा रहा है इसको क्वालिटेटिवली कैसे हैंडल करते हैं, ठीक है। क्वालिटेटिवली हैंडलिंग का मतलब जरा समझिएगा। वो ये कह रहा है कि भाई 3 सिनेरियोज हो सकते हैं। ये सिनेरियो नंबर 1 कि अगर आपकी नई कंसंट्रेशन 1 मोलर है, ऑब्वियसली अगर नई कंसंट्रेशन 1 मोलर है, तो मैं यहाँ पर इस कॉपर की जगह यहाँ पर 1 मोलर लिख दूंगा, log 1 0 हो जाएगा, ठीक है। log 1 0 हो जाएगा, 0 जब 0.59 ओवर जी से मल्टीप्लाई होगा, तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी। अभी पूरी टर्म 0 होने का मतलब है कि E विल बी इक्वल टू ई नॉट, तो E और ई नॉट बराबर हो जाएंगे अगर कंसंट्रेशन 1 मोलर हुई। तो वो तो आपको पता ही है कि 1 मोलर पे ई नॉट वाली वैल्यू आनी होती है, तो वो आ जाएगी इस तरीके से।
ये बात सबको समझ में आई कि log 1 0 होने से ये दोनों सिर्फ बराबर हो जाएंगी, कंडीशन नंबर 1 अप्लाई हो जाएगी ये। तो व्हाट इफ के अगर कंसंट्रेशन 1 से कम होती है, जो आज आपका सवाल था, सिनेरियो नंबर 2। सिनेरियो नंबर 2 इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, इस सिनेरियो नंबर 2 पे क्वेश्चन बना हुआ है, क्योंकि आपकी कंसंट्रेशन 0.001 थी, जो कि विच इज मच लेस देन 1 मोल पर डीएम क्यूब। तो आपकी नई वैल्यू जो है ना, नई वैल्यू वो पुरानी वैल्यू से कम हो गई, योर न्यू वैल्यू इज 0.025 कंपेयर टू 0.34। तो नई वैल्यू कम हो गई है, तो आप ये कह सकते हैं कि ई इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म, क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन में आ गई। अगर आपने ई ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म को कम किया तो आपका ई इलेक्ट्रोड कम हो जाएगा, क्योंकि वो डायरेक्ट रिलेशन में है। अभी इस क्वेश्चन में तो प्रोविजन नहीं है इसकी, पर आप खुद से अपनी तरफ से एक वैल्यू अज्यूम कर लें 2 मोलर। आप 2 मोलर अज्यूम करके यहाँ पर 2 log 2 लेकर देखें, आपकी वैल्यू जो है ना 0.34 से बढ़ जाएगी। तो ये केस सिनेरियो नंबर 3 इन्होंने कहा है कि अगर कंसंट्रेशन 1 से ज्यादा यूज करोगे तो नई वैल्यू ज्यादा पॉजिटिव आएगी। ठीक है, तो ये तरह नोट्स में आप लिख लें क्वालिटेटिवली, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म and inversely proportional to the concentration of the reduced form। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और रिड्यूस फॉर्म से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये जरा कॉपी कर लें जो ब्लू पार्ट है ना अपने पास एज एन एप्लीकेशन। बेटा ये कॉपी कर लें तो बता दीजिएगा, फिर आगे बढ़ेंगे।
Okay, so let's take another example अगर इसमें कोई है. So this is the question जो उन्होंने आपको कैलकुलेट करने के लिए दिया हुआ है as an application of Nernst equation. ये कैलकुलेट करें बेटा खुद से. पार्ट ए और पार्ट बी सारी चीजें इसमें प्रोवाइडेड है. अगर पार्ट बी में देखें तो नोट कीजिएगा टेम्परेचर 0 डिग्री है. ठीक है, पार्ट बी में. तो पार्ट बी में आपको फुल फॉर्म इस्तेमाल करना पड़ेगी इक्वेशन की. ठीक है, और यहाँ पे आपको सिंप्लीफाइड फॉर्म इस्तेमाल करना पड़ेगी. मैं सिर्फ आपको असिस्ट कर रहा हूँ कि z की वैल्यू कैसे निकालते हैं. z की वैल्यू इससे पता चलती है. यहाँ से स्टूडेंट को पता चलेगा कि निकिल का चार्ज 2+ था, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड हुए होंगे तो वो निकिल बना होगा. दैट इज द वैल्यू ऑफ z. और इस केस में सिल्वर के केस में सिल्वर का चार्ज प्लस है, प्लस ई कन्वर्ट्स इनटू सिल्वर. तो यहाँ आपने z की वैल्यू 1 लेनी है. तो इस केस में z की वैल्यू 2 होगी, इस केस में z की वैल्यू 1 होगी. ये 298 केल्विन पर है और ये 0 डिग्री है. 0 डिग्री का मतलब है 273 केल्विन लेना है आपने. केल्विन करना है उसको. निकालें आंसर इसका दोनों का. सर नर्स्ट इक्वेशन डेटा बुकलेट में दी हुई होती है. नहीं बेटा, याद करके जानी है. एक स्टूडेंट ने आंसर्स भेजे हैं, आप लोग भी जरा वेरीफाई कर लें कि आप लोगों के आंसर यही आ रहे हैं. ए का आंसर आ रहा है -0.24 भेजा है उन्होंने, और बी का आंसर उन्होंने भेजा है 0.71. तो जरा ये वैलिडेट करें आप लोगों के भी मैच हो रहे हैं या नहीं.
जी एक और स्टूडेंट ने कंफर्म किया, आंसर ऑलमोस्ट इससे करीब ही हैं। ठीक है, तो किसी को प्रॉब्लम हो रही है बेटा इसको सॉल्व करने में? या सबको क्लियर है अभी तक? तो जरा बता दें। ओके, सो आज बेटा यहीं तक रखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो आपका ऑब्वियसली चैप्टर यहाँ पे कंक्लूड हो रहा है। कल मैं इसके क्वेश्चंस करवाऊंगा, आप थोड़ा सा इसको बुक से पढ़ लीजिएगा चैप्टर को आज के टाइम में। कल भी ऑनलाइन क्लास होगी तो कल मैं इसके ऑनलाइन सिर्फ क्वेश्चंस बताऊंगा कि नस्ट इक्वेशन जो है वो कैसे आ रही है आपके पास पेपर्स में। ठीक है, विल कंटिन्यू टुमारो। अल्लाह हाफिज।